हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं वो पूरा एग्ज़ाम बेसिस जो टॉपिक पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं 4 साल 5 साल के क्वेश्चन, वही टॉपिक हम इस वीडियो में मेंशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले HIV और एड्स जो माइक्रोबायोलॉजी है, ये इसका वीडियो है। इसमें HIV और एड्स के बारे में पूछता है, जो ऑलमोस्ट 5 नंबर में कभी पूछ देता है, कभी 10 नंबर में पूछ देता है। मैनेजमेंट अगर साथ में अटैच करना हुआ तो ये सब हम जानेंगे। पूरा MPMSU का जो जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है वो सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट है HIV और एड्स। देखिए, HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका पूरा नाम होता है HIV का फुल फॉर्म, जो डेट डैमेज द इम्यून सिस्टम। किसको डैमेज करता है? इम्यून सिस्टम को। इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दैट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड। देखिए, इसका दूसरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, या डिजीज बोल सकते हैं, STD बोल सकते हैं। डैट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड और फ्रॉम मदर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। यह कब कब स्प्रेड होता है? देखिए, ब्लड के कॉन्टैक्ट में जाने से, या फिर कोई मदर डिलीवरी के समय जब बच्चे को डिलीवर करती है उस कंडीशन में, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के कंडीशन में ये स्प्रेड होगा HIV। अब एड्स इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इज अ डिजीज दैट कैन डेवलप इन पीपल विथ HIV। जो हमारा एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है, डिजीज होता है, दैट कैन इन पीपल विथ HIV। जो किसके कारण होता है? HIV के कारण ही होता है। इसका पॉजिटिव एजेंट HIV ही होता है। एड्स इज अ लेट स्टेज ऑफ HIV। एड्स को हम लेट स्टेज ऑफ HIV बोलते हैं। जनरली HIV किल्स CD4 सेल्स। जो हमारा HIV होता है किसको किल करता है? CD4 सेल्स, यानी उसके काउंट को किल करता है, यानी घटाता रहता है। हेल्दी एडल्ट हैव अ CD4 काउंट ऑफ 500 to 600 क्यूबिक mm होता है। देखिए, हेल्दी एडल्ट में इतना इसका CD4 सेल काउंट होता है। एंड पर्सन विथ HIV हु CD4 कैन नॉट फॉल्स बिलो 200 क्यूबिक mm विल बी डायग्नोज विथ एड्स। जब 200 क्यूबिक mm से नीचे जब नहीं जा रहा है CD4 सेल, तब हम एड्स डायग्नोसिस में एड्स आ जाता है। देन कॉजेज। अब क्या क्या कॉज हैं इसके? पहले तो इसमें हम और चीज़ मेंशन कर सकते हैं इसका पॉजिटिव एजेंट में, जैसे कि जेनेटिकली हो सकता है, हेरिडेटरी चेंजेज के कारण हो सकता है, मदर टू बेर जेनेटिक फैक्टर हुआ ना, जेनेटिक फैक्टर के कारण। HIV इज अ वेरिएशन ऑफ वेरियस दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अफ्रीकन चिंपांजी। जो HIV मेनली जो फैला हुआ था किस अफ्रीकन चिंपांजी के कारण फैला हुआ था। साइंटिस्ट सस्पेक्ट द सिमियन इम्यून डिफिशियंसी वायरस HIV जम्प फ्रॉम चिंपेंस टू ह्यूमन बी पीपल कंज्यूम चिंपांजी मीट कंटेनिंग वायरस। यानी ये ऑल अबाउट क्या है कि जब जो चिंपांजी था, अफ्रीकन चिंपांजी था, जब लोग मीट उसका कंज्यूम कर रहे हैं तो तब ये वायरस देखने को मिला था। साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर HIV इन अ ह्यूमन ब्लड सैंपल इन 1959। जब एक साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर कब किया था? 1959 में, जब ह्यूमन ब्लड सैंपल लिया और उसको डायग्नोस्ट किया, तब HIV पाया गया। तो फर्स्टली डिस्कवर HIV का हुआ था 1959 में। देन HIV ट्रांसमिशन। अब देखिए, HIV ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है? द वायरस इज ट्रांसमिटेड इन बॉडली फ्लूइड दैट इंक्लूड ब्लड, सीमेन, वेजाइनल, रेक्टल फ्लूइड, ब्रेस्ट मिल्क। देखिए, जो वायरस होता है किस किस के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है? ब्लड के थ्रू, सीमेन, वेजाइनल, रेक्टल फ्लूइड और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। सम वेज HIV इज अ ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इंक्लूड वेजाइनल और एनल सेक्स। देखिए, सम टाइम इंक्लूड पर्सन टू पर्सन और एनल सेक्स जो होता है, वेजाइनल और एनल सेक्स के कारण हो सकता है। शेयरिंग नीडल सिरिंजेज के कारण हो सकता है। शेयरिंग टैटू इक्विपमेंट विद स्टेलाइजिंग ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी के कारण हो सकता है। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के कारण होता है। HIV डज नॉट ट्रांसफर थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। देखिए, अब HIV किसी के कारण नहीं फैलता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आने से नहीं। हगिंग, शेकिंग हैंड्स, किसिंग वगैरह से नहीं होता है। शेयरिंग और वाटर शेयरिंग से नहीं, एयर और वाटर से नहीं फैलता है। शेयरिंग फूड और ड्रिंक्स शेयर करने से नहीं होता। मॉस्किटोज और अदर इंसेक्ट्स। देन अब इसका पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी जानेंगे। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो HIV वायरस इंटर्स इनटू होस्ट बॉडी, HIV वायरस इंटर्स करता है होस्ट बॉडी में, अटैच टू द CD4 सेल्स। HIV इन कोर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम, और इंजाइम ट्रांसक्रिप्टेड HIV RNA इनटू DNA में कन्वर्ट होता है। फिर HIV DNA इंटर्स इनटू CD4 सेल DNA। देन रेप्लिकेशन ऑकर्स हो जाता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, देन न्यू वायरस ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी वायरस होगा उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। देन डिक्रीज इन CD4 काउंट में डिक्रीज होगा। देन HIV कॉज हो जाएगा। देन साइन एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर। अब देखिए, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर होते हैं। देखिए, एक्यूट में क्या क्या होते हैं? देखिए, फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल एक होगा, रैश होगा, सोर थ्रोट, पेनफुल, डायरिया और वेट लॉस, माउथ सोर्स, कफ, नाइट स्वेट्स, ETC। ये सब साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे।
देन है डायग्नोसिस। अब क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, देखिए हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, पीसीआर, इलाइजा टेस्ट करेंगे, लिम्फाइड बायोप्सी, CD4 काउंट, ये सब करेंगे। प्रिवेंशन, अवेयरनेस अबाउट यूज ऑफ कॉन्डम, यूज ऑफ शेयर्ड नीडल सिरिंज। अब प्रिवेंशन करेंगे, देखिए अवेयर करेंगे सबको कि जो कंडम का यूज करके जो भी एनल कोर्स होगा वो करें। देन शेयर नीडल सिरिंजेज कम करें। डोनर ब्लड शुड बी स्किन फॉर HIV, देन रिहेबिलिटेशन ऑफ HIV एड्स केसेस एंड क्लिनिकल शुड बी अप्लाइड, जो क्लिनिक शुड बी अप्लाइड। अब देखिए इसमें इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, सभी साल में इम्यूनिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए MPMSU में पूछा गया है 2016 में, क्या क्वेश्चन देखिए, डिफाइन इम्यूनिटी, इनलिस्ट द टाइप ऑफ इम्यूनिटी, व्हाट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इननेट इम्यूनिटी। देखिए इम्यूनिटी के बारे में पूछा गया है ना, तो ये कितने नंबर का है, देखिए 15 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ इम्यूनिटी के बारे में पूछा गया। और एड्स के बारे में भी अभी हम लोग पढ़े हैं, वो एड्स के बारे में पूछा, तो हम इम्यूनिटी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले इम्यूनिटी का डिफिनेशन, इम्यूनिटी इज द पावर टू रेसिस्ट एंड ओवरकम इन्फेक्शन कॉज बाय पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस शोन बाय द होस्ट टुवर्ड्स इंजुरी कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट्स। जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी इज द पावर टू रेसिस्ट एंड ओवरकम इन्फेक्शन कॉज बाय पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी इज रेजिस्टेंस शोन बाय द होस्ट टुवर्ड्स इंजुरी कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट्स। देन सेकेंड डिफिनेशन देखिए क्या है, इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The resistance plays a major role in prevention of infectious disease and helps keep us healthy. Then immunity, अब इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन है, टाइप्स ऑफ जो पूछा था उसको हम इनलिस्ट कैसे करेंगे। देखिए ये इनलिस्ट है, देखिए इन्नेट इम्यूनिटी होता है, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, देन इसके ब्रांचेज स्पीसीज रेशियल इंडिविजुअल होते हैं। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के होते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। देन एक्टिव इम्यूनिटी के सम ब्रांचेज होते हैं, कौन कौन ब्रांचेज होते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव के ब्रांचेज होते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये ब्रांचेज थे, टाइप्स इन लिस्ट थे। अब इस टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया, देखिए इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, इट इज़ द रेजिस्टेंस विच इज इंडिविजुअल पासेस बाय बर्थ, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप, इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रायर कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन एंटीजन। ये सब एक्सप्लेनेशन है इसके। अगर हम एक एक चीज़ डीपली एक्सप्लेन करें तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी साथ साथ नोट करते भी जाइए और समझते भी जाइए। मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, एपिथेलियल सरफेसेस, स्किन, एंटीबैक्टीरियल सबस्टांसेस, सेलुलर फैक्टर्स। अब देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में, देखिए द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ इज नॉन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब हम जीवन जीने के दौरान जो लेते हैं इम्यूनिटी, वो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, देखिए एक्टिव इम्यूनिटी का डिफिनेशन ऊपर मिस हो गया था तो ऊपर लिख दिए थे, डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, जो हम वैक्सीनेशन के थ्रू लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी का टाइप्स, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए नेचुरल तो क्लियर हो रहा है यहीं से, थ्रू क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, और आर्टिफिशियल होता है इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन, जो हमारा आर्टिफिशियल होता है वो वैक्सीनेशन के थ्रू लेते हैं। देखिए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड बाय नेचुरल सब क्लिनिकल इन्फेक्शन वही है सेम। सच इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग एंड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होता है। देन पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम ए स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन डेवलप्स नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जो पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम ए स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन डेवलप्स नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। देन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन, द वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फॉर लाइव और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर एंटीजन और टॉक्सोइड्स। देन अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, देखिए पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, passive immunity is borrowed from another source and it lasts for a short time and can be used to suppress active immunity which may be injuries, example Rh immunoglobulins during delivery. Then types, natural passive immunity, artificial passive immunity. It is a transfer from the mother to fetus or infant, transfer of maternal antibodies to fetus transplacentally and to infant through milk protects them till their own immune system mature to function. Then artificial passive immunity, अब artificial passive immunity क्या होता है, it is through parenteral administration of antibodies, example जैसे IV इंट्रावेनस, IM लिए इंट्रामस्कुलर, ये सब हुआ। the agent used are hyper immune sera of animal or human origin। देखिए अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इम्यूनिटी, ये भी पूछता है, 7 नंबर में पूछता है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इम्यूनिटी क्या, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। तो क्या क्या फैक्टर जो है अफेक्ट करता है, देख लीजिए। एज कर सकता है, हार्मोनल चेंजेस के कारण भी हमारा जो इफेक्ट आएगा इम्यूनिटी पर, न्यूट्रिशन के कारण, तो ये सभी फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, इम्यूनिटी को, इन्नेट इम्यूनिटी को, ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एज, हार्मोनल, न्यूट्रिशन, ये सब।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब क्या प्रिंसिपल होता है माइक्रोबायोलॉजी के, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका क्या सिद्धांत है, तो देखिए नॉलेज ऑफ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल हेल्प इन कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज रहेगा तभी तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, वही बता रहा है। नॉलेज ऑफ इम्यूनिटी हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, अगर हमको इम्यूनिटी के बारे में पता है तो डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन प्रमोशन ऑफ हेल्थ, अगर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नॉलेज है तो हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं और डिजीज से रिकवरी पा सकते हैं। नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्प इन प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ, अगर माइक्रोबायोलॉजी का हमें नॉलेज है तो हेल्थ को प्रमोट करेंगे और पब्लिक हेल्थ को भी साथ साथ। Principle of microbiology can be applied in our day-to-day life for helping living such as basic sanitation, environmental sanitation, food sanitation, safe water supply। देखिए डेट्स ऑल्सो में मिला करके ये पूरा चीज़ इम्प्रूवमेंट लाना ही है। जब माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज रहेगा तो क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, जो सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, फूड सैनिटेशन, सेफ वाटर सप्लाई, ये सब यानी कि टोटल ऑल ओवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को से हम कैसे बचें, वही उसका प्रिंसिपल्स होता है माइक्रोबायोलॉजी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन आते ही आते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इससे ये तो आप रट ही जाना। देन इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी का क्या महत्व होता है, देखिए माइक्रोबायोलॉजी इज मोर रिलेवेंट देन एनी अदर इन टूडेज वर्ल्ड। माइक्रोबायोलॉजी जो होता है इन दिनों बहुत ही रिलेवेंट है, लाइव ऑलमोस्ट एवरीवेयर, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज इन्फ्लुएंस ह्यूमन सोसाइटी in many ways, global ecosystem depends on their activities, microbiology impacts every fact of daily life, new infectious disease continue to emerge and be identified all the time। तो ये सारे किसके इम्पोर्टेंस है, किसके, माइक्रोबायोलॉजी के। अगर इम्पोर्टेंस अगर आता है तो ये आप मेंशन कर सकते हैं उस क्वेश्चन में और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए रिलीवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है हर साल, रिलीवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजी इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग कोर्स। देखिए माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि इसेंशियल पार्ट है किसका, नर्सिंग कोर्स का। जब नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे उससे रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, नर्सिंग कोर्स का। देयर हैज़ ऑलवेज बीन डिजीज फॉर जनरेशन, लिटिल कुड बी डन टू ट्रीट प्रिवेंट डिजीज। डिजीज को प्रिवेंट करना है अगर उसका जानकारी हो तो। इन्फेक्शियस डिजीज यूटिलाइजेज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ हेल्थ केयर। जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो लार्ज परसेंटेज ऑफ हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल नीड टू अंडरस्टैंड हाउ पैथोजन कॉजेज डिजीज, द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स बिगिन टू प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शन। जब एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी हो गया तो सीरियस इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन ऑफ बेटर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अगर वैक्सीनेशन करेंगे, बेटर सैनिटेशन अगर हम करेंगे अपने पब्लिक एरिया में, कम्युनिटी एरिया में, तो इन्फेक्शियस डिजीज एराइज होने के कम चांसेस होता है। नर्सेस आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, सो नर्स मस्ट नो अबाउट माइक्रोबायोलॉजी to know about harmful and harmless microorganisms to human being. Nurses apply the microbiology knowledge in healthcare for drugs production, diagnosis and sterilization method and cleanliness. Nurses use hot water or antiseptic as a measures to sterilize the surgical knives, needles, scissors and other metal instrument. Microbiology also give us knowledge to nurse on how to handle a patient। अब देखिए हम इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन के बारे में भी पूछता है, उसका टाइप्स पूछता है, क्लासिफिकेशन पूछता है, सोर्स पूछता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन पूछता है और कंट्रोल हम हॉस्पिटल इन्फेक्शन को कैसे करते हैं। ये भी क्वेश्चन 15 नंबर के अप्रॉक्सीमेटली में आते हैं इन्फेक्शन के बारे में। तो हम जानेंगे, देखिए इन्फेक्शन क्या होता है। पहले इन्फेक्शन इज द इन्वेजन ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म बॉडीली टिश्यू बाय डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है। देयर मल्टीप्लिकेशन एंड द रिएक्शन ऑफ होस्ट टिश्यू टू दिस ऑर्गेनिज्म एंड द टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एंड इन्फेक्शंस आर कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरिया एंड वायरॉइड्स, लार्जर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरासाइट एंड फंगी। ये सभी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हुए इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। तो ये डेफिनेशन है। देन दूसरा डेफिनेशन, इन्फेक्शन कैन बी डिफाइंड एज लॉजमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट और ऑन द टिश्यू ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। यानी कि मल्टीप्लिकेशन होना, जब कोई इन्फेक्शन होता है उसका जो इंटर करने के बाद जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड होता है, डिवीजन होता है, वही इन्फेक्शन कहलाता है। देन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन के टाइप्स क्या है, देखिए प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, दूसरा जो फर्स्ट टाइम होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ही बोलते हैं। फोकल इन्फेक्शन होता है, इटोजेनिक इन्फेक्शन होता है, क्रॉस इन्फेक्शन होता है और री इन्फेक्शन होता है।
तो ये सब इन्फेक्शन के टाइप्स हैं। देन सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन के क्या क्या सोर्स होते हैं, ह्यूमन सोर्स होता है, एनिमल सोर्स, वेक्टर सोर्स, इंसेक्ट सोर्स और फूड वाटर सोर्स। इस सबको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ह्यूमन सोर्स से, कैसे जैसे ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में आने से अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो हो सकता है, ये सब हो। मोड ऑफ इन्फेक्शन, अब कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट आएगा कि कॉन्टैक्ट में आने से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सेम एज इट इज़ HIV वाला हो गया। ड्रॉपलेट के कारण हो सकता है, जैसे हम टॉकिंग करेंगे, स्नीचिंग करेंगे, कफिंग करेंगे, उसके कारण। एयरबॉर्न के कारण होता है, इनोकुलेशन के कारण होता है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन था किसका, इन्फेक्शन का। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछता है 8 नंबर में, 7 नंबर में, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट मेंशन किए गए, वो इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, बाद बाकी अंदर का आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि असेप्टिक टेक्निक, कंट्रोल कैसे करेंगे जो भी हॉस्पिटल का इन्फेक्शन होगा उसको असेप्टिक टेक्निक यूज करके, आइसोलेशन टेक्निक यूज करके, फ्यूमिगेशन करके, बायोलॉजिकल वेस्ट जो भी होगा उसको अच्छे से प्रिजर्व करके, देन यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉलो करके, देन डिस्ट्रक्शन ऑफ रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स के बारे में, एंड हॉस्पिटल हाइजीन। अगर हम हॉस्पिटल हाइजीन के बारे में जानेंगे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको, जो भी हॉस्पिटल का इन्फेक्शन होगा उसको। देखिए फर्स्ट देखेंगे हम एंटीसेप्टिक टेक्निक क्या होता है। ऑलवेज यूज एसेप्टिक टेक्निक एनी प्रोसीजर इन हॉस्पिटल, हमेशा यूज करना है एसेप्टिक टेक्निक अगर कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो। देन आइसोलेशन टेक्निक, ऑलवेज यूज आइसोलेटेड टेक्निक फॉर द पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिजीज, एग्जाम्पल ऑलवेज यूज ग्लव, मास्क, कैश, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। फ्यूमिगेशन, रूम्स एंड आर्टिकल्स शुड बी फ्यूमिगेशन आफ्टर डेथ एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट विद इन्फेक्शन डिजीज, वार्ड्स और OT शुड बी फ्यूमिगेटेड आफ्टर a specific interval. Biological waste, waste should be discarded in proper way as per instructions. Universal precaution should be kept in mind, हमेशा ध्यान रखेंगे क्या क्या करना है, ग्लविंग, गाउनिंग, ये सब जो होता है यूनिवर्सल प्रिकॉशन। डिस्ट्रक्शन ऑफ rodents and insects also apply role in spread of infection. These should be destroyed to prevent infection. Hospital hygiene, the hospital should be well ventilated, the general cleanliness of the hospital should be maintained, or sweeping and mopping of the floor should be done, and periodically whitewashing of the walls and washing of roofs, door and windows should be done. तो ये सभी चीज़ फॉलो करके हम हॉस्पिटल